हेलो बच्चों, जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना टाइम पास के चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ो। देखो बच्चों, इससे आपको कई कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए एंटरिंग फ्लक्स को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नेगेटिव। आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। और एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आपको पता होना। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। एक एक चीज बताने वाला हूँ मैं इसमें। A point charge plus Q is placed just outside an imaginary hemispherical surface of radius r as shown in the figure. Which of the following statement is correct? ये चार स्टेटमेंट है, ये क्या करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। मैं इसको ऑप्शन को बाद में करूंगा, पहले इसको सोल्व करवाता हूँ। देखो, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, और पॉइंट चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस पॉइंट चार्ज के ऊपर भी होगी, साइड में भी होगी, लेकिन हमें इस कर्व्ड सरफेस से या फिर इस फ्लैट सरफेस पे हम निकाल लेंगे तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ सकती है बच्चों। इस प्लस क्यू के कारण चारों ओर होगी, तब तो हमारी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। लेकिन अब इससे इतनी एरिया से ही क्या हो रही है, पास हो रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे पास होने वाली, ऊपर तो होगी, उसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों, है ना। तो मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ। ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब देखो, इसमें एंटरिंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव कैसे लेते हैं और नेगेटिव कैसे लेते हैं। एंटरिंग फ्लक्स को नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव कैसे लेते हैं। देखो, वैसे भी पता है आपको, लेकिन मैं मैथमेटिकली प्रूव करवा रहा हूं ये कैसे लेते हैं ना। इस पॉइंट पे देखो बच्चों, एरिया वेक्टर कैसे आएगा मेरा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगा, और ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है मेरा एंगल थीटा। तो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है ds वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये बच्चों थीटा है मेरा लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो ई डॉट डी एस पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों, एक सरफेस ये एंटरिंग है और ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग तो पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे इस पे सरफेस कुछ मेरी इस डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, और ये एंगल है बच्चों थीटा, ये एंगल है थीटा। तो ये बच्चों ऑब्टूज एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे आपको पता है, अगर बड़ी लेंगे तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, और नेगेटिव होगी तो यहाँ पे फ्लक्स जितना एंटर करेगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो, इस फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जितना फ्लक्स इंटर करेगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा। तो नेट फ्लक्स कितना होगा इस लाइन की वजह से, जीरो। क्यों, जितना एंटर कर रहा है उतना ही आउटगोइंग हो रहा है। और यहाँ पे देखो बच्चों, जितना एंटर कर रहा है उतना ही आउटगोइंग, यहाँ पे देखो जितना एंटर कर रहा है उतना ही आउटगोइंग, यहाँ पे देखो जितना एंटर आउटगोइंग। लेकिन क्या ये आउटगोइंग सेम है मेरी, क्या सेम है। देखो कैसे, अब पढ़ो बच्चों फोर्थ ऑप्शन इसका। पहले मैं फोर्थ ऑप्शन से करवा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज कंप्लीट हो बच्चों, है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। अब इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा हमें वो बताना है। यहां से जितना एंटर हो रहा है इतना ही आउटगोइंग हो रहा है इस लाइन की वजह से, और यहाँ पे भी उतना ही एंटर उतना ही आउटगोइंग, और इस लाइन पे भी उतना ही एंटर उतना ही आउटगोइंग। लेकिन बच्चों देखो, अब ये लाइन्स है, अब इस तीनों लाइन्स में जितना एंटर हो रहा है उतना ही आउटगोइंग है, तो इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन ये जो कर्व्ड सरफेस यहाँ से आ रही है बच्चों, ये लाइन, लेकिन ये फ्लैट सरफेस निकले एंटर इस कर्व्ड सरफेस से तो पास नहीं हो रही ना। यहाँ से जो ये लाइन निकल रही है ये फ्लैट सरफेस से पास हो रही है, लेकिन कर्व्ड सरफेस में एंटर हो रही है। ये जो लाइन है बच्चों, ये फ्लैट सरफेस से पास हो रही है लेकिन कर्व्ड सरफेस से एंटर हो रही है। और ये लाइन देखो, तो हमें कर्व्ड सरफेस का, सरफेस से इतनी लाइन के कारण जीरो, इतनी लाइन के कारण जीरो, लेकिन जो यहाँ से कर्व्ड सरफेस से एंटर हो रही है ना, तो वही तो हमारी फ्लैट सरफेस से पास हो रही होगी। जितनी लाइन से एंटर हो रही होगी इस कर्व्ड सरफेस से, उतनी लाइन बची है हमारी फ्लक्स के लिए, क्योंकि कर्व्ड सरफेस के लिए चाहिए। कर्व्ड सरफेस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ये बच्चों आउटगोइंग फ्लक्स हमारा इस फ्लैट सरफेस से पास हो रहा है और इस कर्व्ड सरफेस से एंटर हो रहा है, तो हमें ओनली कर्व्ड के लिए चाहिए। अब इतनी लाइन और इतनी लाइन के तो कोई फ्लक्स होगा नहीं, लेकिन जो ये फ्लैट सरफेस से पास हो रही है ना, लेकिन एंटर तो कर्व्ड सरफेस से हो रही है ना, एंटर तो कर्व्ड सरफेस से पास हो रही है, तो हम पहले वो निकाले थे कि कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों, जितना फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से एंटर होगा उतना ही फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस से आउटगोइंग होगा। समझे या नहीं समझे।
जितना फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस से एंटर होगा, जितना फ्लक्स का मतलब है तो इनको हटाने के बाद, क्योंकि जितना एंटर हो रहा है यहाँ पे इतना ही आउटगोइंग हो रहा है, तो इनको हटाने के बाद जितना फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस पे एंटर होगा उतना ही फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस से आउटगोइंग होगा। इस लाइन की वजह से 2 और 3 5 लाइन से हमारी इसकी वजह से, 5 तो बड़ी बहुत हो सकती है, कम भी हो सकती है ना। इसकी वजह से चलो देखते हैं। इसके लिए आपको पता है बच्चों वैसे तो, चलो मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी फ्लैट सरफेस है और यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज पड़े, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन हम r ही मान लेते हैं इसको ना, प्लस q चार्ज, और ये भी r है, ये भी r है। तो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? √2r, √2r। और एक लाइन यहाँ पे भी बनाएंगे हम, ये भी कितनी होगी बच्चों मेरी? √2r। अब ये देखो, ये भी r है, ये भी r है, ये एंगल कितना होगा मेरा? 45 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा मेरा? 45 डिग्री। अब देखो बच्चों, अगर ये टोटल चार्ज इनक्लोज होता किसी सरफेस में, तब हमारा पॉइंट चार्ज के कारण, और ये टोटल एंगल कौन सा होता है हमारा? स्टेरेडियन, ओमेगा। अच्छा, स्टेरेडियन क्या बच्चों? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की यूनिट है हमारी क्या? स्टेरेडियन। अब देखो, इस सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होगा हमें तो वो चाहिए। टोटल में से कितना होता है बच्चों? Q/ε0। लेकिन इतने में से और इतने में से सॉलिड एंगल को लिखते कैसे हम? ओमेगा इज इक्वल टू 2π1 माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस अल्फा। सो 2π1 माइनस अल्फा 45 डिग्री, कोस 45 1/√2, सो 1/√2। टोटल फ्लक्स कितना होता है बच्चों मेरा? 6 पॉइंट चार्ज की वजह से Q/4πε0 into ओमेगा। सो Q/4πε0, ओमेगा की वैल्यू 2π1 माइनस 1/√2। सो 2Q/2ε0, ये चलो Q ये लिख लेता हूँ ना, प्लस Q है ना, ये पॉजिटिव प्लस Q, 1 माइनस 1/√2। अब देखो बच्चों, ये पॉजिटिव है, क्यों है मेरा पॉजिटिव? क्योंकि हमने आउट गोइंग फ्लक्स को निकाला। जितना फ्लैट सरफेस में आउट गोइंग फ्लक्स होगा उतना ही कर्व्ड सरफेस में एंटरिंग फ्लक्स होगा। एंटरिंग फ्लक्स को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव ऐड कर देंगे, नेगेटिव 5 ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, नेगेटिव ऐड कर देंगे। अगर फ्लैट सरफेस में कुछ होता तो पॉजिटिव लिख देते हैं कि फ्लैट सरफेस पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसको हम पॉजिटिव लिख देते हैं। लेकिन हमें तो इस कर्व्ड सरफेस के कारण पूछा है, ये तो समझ गया ना बच्चों। इन लाइन की वजह से ये 3 इधर, ये 3 इधर, इस लाइन की वजह से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों? जितना एंटर कर रहा है उतना ही आउटगोइंग है, जितना एंटर उतना ही आउटगोइंग, जितना एंटर उतना ही आउटगोइंग। तो ओनली ये जो लाइन्स है बच्चों, मेरी 5 ये लाइन्स, ये कर्व्ड सरफेस में तो एंटर कर रही है, लेकिन कर्व्ड सरफेस से पास नहीं हो रही है, ये फ्लैट सरफेस से ही तो पास हो रही है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जितनी लाइन्स एंटर होगी कर्व्ड सरफेस में, उतनी लाइन्स तो हमारी इस फ्लैट सरफेस से पास होगी। तो हम फ्लैट सरफेस पे कितना फ्लक्स पास होगा वो निकाल लेंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे कर्व्ड सरफेस में कितना एंटर हो रहा होगा। ठीक है ना? हाँ, अब क्यू ऑप्शन डी देख लिया हमने, माइनस का Q/2ε0 1 माइनस 1/√2। ठीक है, दैट। अब सी ऑप्शन और देखो, मैं ऊपर से चलता हूँ बच्चों, एक बार इसमें बस ये क्वेश्चन समझाने के लिए था, वरना तो करवा देता मैं, ऑप्शन ए से भी करवा सकता था। टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू द कर्व्ड एंड द फ्लैट सरफेसेस Q/ε0। बच्चों Q/ε0 कब होता? जब ये क्लोज सरफेस के अंदर होता, टोटल क्लोज सरफेस के अंदर, टोटल सॉलिड एंगल होता। हमें तो सॉलिड एंगल इतने में से निकालना है, इतने में से कितना होगा? इतना। Q/ε0 होगा नहीं। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। चलो ये क्या बोला, मैं यहां बता देता हूं। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट एवरी पॉइंट। देखो, मैं यहां से x डिस्टेंस जाता हूं, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी मेरी, कितनी होगी? E = KQ/ ये डिस्टेंस √r² + x²। अब वो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब मैं बी ऑप्शन को देख रहा हूँ ना, √r² + x²। अब लेकिन ये कंपोनेंट नहीं चाहिए, मैं तो नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए बच्चों। ये अगर एंगल मान लेता हूँ मैं थीटा है, तो ये कुछ एंगल थीटा होगा। वर्टिकल के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एंगल, वर्टिकल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल सेम। तो ये कंपोनेंट हो गया बच्चों मेरा E cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया मेरा E sin थीटा, E sin थीटा। तो हमें तो ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट चाहिए बच्चों। तो नॉर्मल वाले कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? E cos थीटा। E की वैल्यू कितनी निकाली हमने?
के क्यू अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन चलो रख देता हूँ यार मैं ना, थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, हमने ये पॉइंट एक्स इतनी डिस्टेंस पे लिया है, इस पॉइंट पे लिया है, इस पॉइंट पे लेंगे तो एक्स बड़ा होगा, और इस पॉइंट पे लेंगे तो एक्स बड़ा होगा, और इस पॉइंट पे लेंगे तो एक्स है वो आर के भी इक्वल होगा, है ना, आर के इक्वल होगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे ये डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये वैल्यू बड़ी होगी, क्यों, जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे हम तो ये वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी बच्चों, या तो जानते हैं या नहीं जानते यार। ये वैल्यू बढ़ाएंगे, एक्स बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, अगर इस पॉइंट पे इतनी कम हो रही है तो इस पॉइंट पे जाएंगे तो और कम होगी, इस पॉइंट पे जाएंगे तो और कम होगी, तो मतलब नॉर्मल कंपोनेंट है वो हर पॉइंट पे फ्लैट सरफेस पे सेम नहीं है बच्चों। अब देखो ऑप्शन नहीं, द सर्कमफेरेंस ऑन द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल, ये तो बहुत बार बता चुका हूं। सर्कमफेरेंस देखो, कुछ सर्कमफेरेंस मानना है इसको, ये बीच वाला पोर्शन नहीं मानना है, बीच वाला पोर्शन नहीं मानना, इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ बच्चों, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, सर्कमफेरेंस पे देखना है, दिखाई दे रहा है ना, ये आर डिस्टेंस है, हाँ ये भी आर डिस्टेंस है और ये भी आर डिस्टेंस है हर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के इस यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस अंडर रूट 2r, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस अंडर रूट 2r, क्यों, ये भी आर है और इस पॉइंट पे भी आर है, ये भी आर है, इस पॉइंट पे भी आर है, ये भी आर है, तो ये भी अंडर रूट 2r है, ये भी अंडर रूट 2r है, तो हर ऐसा लग रहा है कि वो जो सर्कमफेरेंस पे पॉइंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम डिस्टेंस पे है, कौन सी डिस्टेंस पे, रूट 2r डिस्टेंस पे, इसका पोटेंशियल कितना होगा सर्कमफेरेंस पे, v इक्वल टू k क्यू अपॉन रूट 2r, ठीक है, तो पोटेंशियल कैसा होगा हमारा इस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी बच्चों, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहने वाली है। ये थोड़ा समझ में तो आ गया ना बच्चों कि मैं डिस्क से लेके समझा, लेकिन आपको सर्कमफेरेंस से मान के चलना है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार और मजेदार क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट भी अच्छे लगेंगे बच्चों। ये 17 में है या फिर 18 में है, शायद देख लेना, 17 में है। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अब आज वाले क्वेश्चन भी अच्छी है वैसे बच्चों, इससे आपको कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द फिगर इन द शेडेड रीजन ए रिप्रेजेंट ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 1, जो आपके क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ना बच्चों, r ए रेडियस वाला वो शेडेड है सॉलिड स्फीयर है, व्हिच विदिन व्हिच द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी वेरीज द रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ए। देखो जो इतना बोला है बना समझाता हूँ क्या बोला है इसमें, ये बच्चों यहाँ से रेडियस है आर ए जिसकी वैल्यू है 1, और यहाँ से किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पे रो की वैल्यू चेंज हो रही है के आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इस सेंटर से आर ए डिस्टेंस तक रो भी बढ़ेगा, रो भी बढ़ेगा। आगे देखो, वेयर के इज पॉजिटिव, ठीक है, इन द स्फेरिकल शेल बी of outer radius rb the electrostatic charge density varies as rho b 2k upon r। तो एक बच्चों ये है स्फेरिकल शेल है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं बना लेकिन ठीक है यार, उसे थोड़ा दूर भी बनाते हैं ना उनसे। ये है बच्चों आर बी डिस्टेंस, और यहां से कुछ आर डिस्टेंस जाएंगे, और यहां से इस रीजन में रो का जो वेरिएशन है वो कितना है बच्चों, 2k अपॉन r। यहाँ पे जीरो सेंटर से आर ए तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सेंटर से सॉरी इस आर ए से आर बी तक 2k अपॉन r, इनवर्सली सॉरी हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, हाँ 1 अपॉन r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। आगे देखो क्या बोला, assume that the dimension, अगर वगैरह ये पढ़ लेना, if rb ऑप्शन ए देखो, if rb is equal to √3/2 then the electric field is 0 everywhere outside point b। देखो कोई भी पॉइंट यहाँ पे रखेंगे तो क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। देखो एक तो सोचना ये होता है, हम यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब हो सकती है, जब या तो इनसाइड चार्ज 0 हो
इनसाइड चार्ज जीरो तभी तो हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वरना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी नहीं। होगी तो वो किस डिस्टेंस पे होगी वो भी देख लेंगे कि अगर हम आर ए और आर बी की डिस्टेंस कितना लेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो सकती है, वो भी देखेंगे। लेकिन देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे जीरो कब हो सकती है, ये अगर कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाओगे, गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इनसाइड चार्ज जीरो, इसके कारण कुछ ना कुछ चार्ज होगा, इसके कारण कुछ ना कुछ चार्ज होगा, इन ओवरऑल दोनों की वजह से। मान ले तो इसका पॉजिटिव आ गया, इसका नेगेटिव उतना ही आ गया, अगर वगैरह आ गया सी डिस्टेंस पे, तब हो सकता है इसका चार्ज जीरो हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। हम वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेता हूँ कैसे। पहले आर ए के लिए देखो, यहाँ से आर डिस्टेंस जाऊंगा, एक स्फेरिकल सेल कट लगाऊंगा, फिर आर इंटू डी आर डिस्टेंस पे जाऊंगा तो कट लगाऊंगा, ये डी आर डिस्टेंस है बच्चों, और इस पे टोटल चार्ज मान लेता हूँ क्यू था। देखो क्यू नेट हम कैसे निकालेंगे, क्यू ए प्लस क्यू बी, इस पे टोटल चार्ज मान लेता हूँ क्यू ए था, तो इस इतने से चार्ज को मान लेता हूँ, तो इस पे चार्ज है डी क्यू। इस डी क्यू चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, डी क्यू ऑन ए, इसलिए ले रहा हूँ आपको समझ में आ जाए ना कैसे लिखते हैं। तो देखो रो इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम के लिए छोटा सा चार्ज, सो डी क्यू अपॉन डीवी, सो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी लिखते हैं बच्चों। रो कितना है, ओ से आर ए तक के आर, सो के आर इंटू इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, सो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब यहाँ पे भी चार्ज लिखना होता है बच्चों, तो यहाँ पे एक सरफेस को कट करो, क्वेश्चन सॉरी स्फेरिकल सेल को कट करोगे, यार मैं डॉटेड लाइन दिखा दे रहा हूँ ना, डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा खतरा ना हो। फिर एक आर प्लस डी आर पे भी कट करोगे बच्चों, ठीक है, ये समझ गए आप, ये डी आर है और इस पे चार्ज भी डी क्यू है, मान लेता हूँ बी, मान लेता हूँ बी है, ठीक है। तो डी क्यू बी को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, रो यहाँ पे कितना है 2k अपॉन आर, 2k अपॉन आर इंटू इसका वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये बोलोगे सर ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यहाँ पे भी आर ले रहे हो और यहाँ पे भी आर ले रहे हो, ये क्या चक्कर है। तो आर कितना कुछ भी लो आप, कुछ एक्स ले लेना और तो क्या, आर की लेकिन लिमिट चेंज है ना, इसमें लिमिट कुछ और होगी, इसमें लिमिट कुछ और होगी, आर की वैल्यू तो वैसे भी चेंज होने वाली है ना। तो देखो कैसे, हमें क्यू नेट चाहिए, छोटा छोटा चार्ज नहीं चाहिए बच्चों। सो क्यू नेट हमारा कितना होने वाला है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं इससे कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले रहा हूँ, 4 पाई के कॉमन आ रहा है, 4 पाई के कॉमन आ रहा है, और कहां से कहां इंटीग्रेशन करेंगे हम, इस डी क्यू ए को कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू 1, क्यों आर ए इक्वल टू 1 दिया है बच्चों। अगर ये 1 नहीं देता ना तो आर बी की डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारा करना थोड़ा मुश्किल होता, क्यों आर ए भी वेरी होता, आर बी भी वेरी होता ना, तो आर ए और आर बी का रिलेशन भी देखना पड़ता, अगर वगैरह कुछ करना पड़ता। आर क्यूब इंटू डी आर, आर क्यूब इंटू डी आर प्लस, चलो मैं इसमें पहले भी कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेता हूँ, 8 पाई के आर इंटू डी आर, 8 अच्छा अरे यार 8 पाई के आर इंटू डी आर, और ये डिस्टेंस 1 से आर बी, बोलोगे 1 से आर बी कैसे सर, यहां तक तो रो की वैल्यू है तो के आर, फिर यहां से यहां चेंज हो रही है कितनी 2k अपॉन आर, तो ये लिमिट पुट करेंगे इसके लिए, यहां तक 1 है और यहां तक आर बी है, हम यहां से डिस्टेंस लेते हैं बच्चों सेंटर से, यहाँ पे कितना 1 और इस पॉइंट तक आर बी, 1 से आर बी आर इंटू डी आर, सो 4 पाई के आर टू द पावर 4 अपॉन 4 0 टू 1 प्लस 8 पाई के आर स्क्वायर अपॉन 2 1 से आर बी। तो ये देखो बच्चों 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 1 रखेंगे तो ये आ गया बच्चों पाई के प्लस 8 पाई के आर स्क्वायर बी, सो 8 की जगह मैं 4 कर रहा हूँ बच्चों, इसको 2 को कैंसिल कर रहा हूँ, तो 4 पाई के आर स्क्वायर बी माइनस का 4 पाई के, 4 पाई के, सो अच्छा 4 पाई के तो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का 1 होगा, माइनस का 1, सो पाई के प्लस 4 पाई के आर स्क्वायर बी माइनस का 4 पाई के, तो क्यू नेट की, अब देखो ये तो आप समझ रहे हो ना बच्चों, इतना चार्ज है पाई के इस आर ए रेडियस वाले स्फीयर पे होगा, और इतना चार्ज है बच्चों ये
इस स्फेरिकल शेल पे होगा। ये तो समझ रहे हो ना कि कैसे कैसे लिख रहे हैं, इतना चार्ज इसका और इतना चार्ज इसका, ठीक है। तो पाई के प्लस, अब मैं ओवरऑल दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, क्यों, हमें आरबी की टर्म में चाहिए, बस ओनली आरबी की टर्म में आ रहा है, और तो कोई वेरिएशन है नहीं इसमें। सो पाई के 4 पाई के आर स्क्वायर बी माइनस का 3 पाई के हो गया बच्चों, माइनस का 3 पाई के। अब देखो आरबी की जगह हमने ऑप्शन ए में दे रखा है √3/2। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप ऐसे नहीं करना चाहते, ये मेरा क्यू नेट है, ऑप्शन को देख के नहीं करना चाह रहे होते, तो हम अगर क्यू नेट 0 होते, क्यू नेट अगर हमारा 0 होता, इस सिस्टम की वजह से अगर कुछ ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव तो ही है, किस आरबी की वैल्यू पे ये चार्ज 0 हो रहा है वो निकाल ले, किस आरबी पे ये चार्ज 0 हो रहा है। तो मैं इसको 0 पुट करता हूं तो आरबी की वैल्यू हमें मिलेगी। चलो मैं 0 को पुट करता हूं। सो 0 इज इक्वल टू, या फिर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, 4 पाई के आर स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3 पाई के। सो पाई से पाई और के से के कैंसिल, सो आर बी इज इक्वल टू हो गया बच्चों √3/2। ये वो डिस्टेंस है बच्चों, या फिर ये वो पॉइंट है जहां अगर ये रेडियस √3/2 होती तब हमारा क्यू नेट 0 होता, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। आर बी इज इक्वल टू 3/2 √3/, यार ये ऑप्शन कितना है मेरा देख लेना यार, √3/2 है या फिर टोटल √3/2 है, तो आप देख लेना यार ये क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी, ये √3/2 है कि टोटल √3/2 दिखाई दे रहा है यार, ये थोड़ा सा देख लेना है ना। अगर √3/2 है तब तो फिर ठीक है, और आर बी 3/2 इस पे तो होगा नहीं। आर बी इज इक्वल टू 2, देन टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 15 पाई के। अगर आर बी इज इक्वल टू 2 हो जाए बच्चों, तो क्या इस कॉन्फ़िगरेशन का टोटल चार्ज कितना होगा, चलो वो देख लेते हैं। आर बी इज इक्वल टू 2 पुट करो, सो क्यू नेट कितना होगा हमारा, 2 पुट करेंगे बच्चों, तो 4 16 पाई के माइनस 3 पाई के 15, अच्छा 16 माइनस 3 13 पाई के, तो 15 पाई के तो होगा नहीं बच्चों, है ना, जो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारा। आर बी इज इक्वल टू 5/2, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी इज 3 पाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड ऑफ निकालना है मेरे किसका, आर बी इज इक्वल टू 5/2 पे बच्चों, 5/2 पे, ये कोई पॉइंट होगा बच्चों यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 5/2 है, आर बी इज इक्वल टू 5/2 है, हमें ये एक और पॉइंट बी है जहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों। 5/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, आर डिस्टेंस लेंगे, कितनी हमारी है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो कैसे यहाँ कर दे रहा हूँ मैं ये इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, वैसे आर स्क्वायर भी लिखते हैं, वरना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि शायद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह वगैरह में क्वेश्चन दिए, आंसर दिया होगा। चलो क्यू कितना है मेरा बच्चों, आर बी इज इक्वल टू 5/2 पे पहले क्यू निकाल लेता हूँ मैं। अब ये थोड़ा सा ये रफ कर देता हूँ, ये तो हमारा हो गया, ये रफ कर देता हूँ। आर बी इज इक्वल टू 5/2 पे क्यू कितना होगा, सो 25/4, तो 4 से 4 कैंसिल, सो 25 माइनस 3 22, क्यू नेट इज इक्वल टू 22 पाई के, क्या बच्चों 22 पाई के, सो 22 पाई के ऊपर लिखो 22 पाई के और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी करो बच्चों कितना, अब 5/2 तो 25/4, 25/4, तो 4 से 4 ये कैंसिल, तो 11 पाई से पाई भी कैंसिल बच्चों, सॉरी 11 क्या होगा यार, 22 है ना ये, 22 के अपॉन 25 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट होगा हमारा, एक मिनट ऑप्शन देख लेता हूँ, 13 पाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या इसमें कौन सा भी ऑप्शन शेयर नहीं हो रहा बच्चों, अच्छा ऑप्शन बी में यार देखो है ना, कुछ और भी पूछा है यार, मैं आर बी इज इक्वल टू 3/2, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मैंने वो डायरेक्ट इस ये आर बी देख के वो कर दिया, तो ये आप गलती मत करना यार, है ना,
भाई साहब क्या कर दिया यार। चलो ये तो सही है, जितना कैलकुलेशन किया हमने वो भी सही है, लेकिन जो आरबी ऑप्शन है ना हमने मिस कर दिया, क्योंकि चारों ऑप्शन सही नहीं आ रहे थे, तभी तो हमने हमारी ये मिस्टेक पकड़ी गई, वरना तो मिस्टेक पकड़ी नहीं जाती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आरबी इज इक्वल टू 3/2 है बच्चों। हमें क्यू ए की वैल्यू ये चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी चाहिए, के क्यू अपॉन आर, 1/4π∈0 r। पोटेंशियल एट r इज इक्वल टू 3/2। देखो के 1/4π∈0, 3/2 यहाँ पे रखो बच्चों। 3/2 9 माइनस 3 कितना होगा, देखो 3/2 यहाँ पे रखोगे, 9/4 आएगा, तो 4 से 4 6π के अपॉन r इज इक्वल टू 3/2 पे, सो 9 अपॉन, क्यों r इज इक्वल क्या क्यों अपॉन r होते हैं ना, सो 3/2 क्या 3/2, सो ये 2 6, सो 6 पाई से पाई कैंसिल, सो के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ऑप्शन सी आ गया ना बच्चों हमारा। तो पोटेंशियल क्या होगा हमारा, r इज इक्वल टू 3/2 पे के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। r इज इक्वल टू 3/2, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3/2 डिस्टेंस पे ही है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्यों इसकी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता, यूनिफॉर्म नहीं होती। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, और इसमें कुछ ग्राफ गिवन है हमें कि द न्यूक्लियर चार्ज जेड ई, चलो मैं पहले एक डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों कि द न्यूक्लियर चार्ज जेड इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर। देखो तो जो भी रेडियस आर का जो न्यूक्लियस है ना, उसमें टोटल चार्ज में गिवन है जेड इंटू ए, जेड इंटू एटॉमिक नंबर इंटू जिसका चार्ज होगा उतने तो हमारा न्यूक्लियस पे चार्ज होता है ना। तो जेड ई में टोटल न्यूक्लियर चार्ज पे हमें उसके डेंसिटी से कैसे से वेरिएशन हो, लेकिन हमें टोटल न्यूक्लियस का चार्ज हमें जेड ई गिवन है। किसी बाहर पॉइंट पे इस न्यूक्लियस के कारण किसी बाहर पॉइंट पे निकालेंगे ना, तो टोटल चार्ज को हम जेड ई मानेंगे। हमें अगर रो वेरिएशन करवाने के लिए हमें कुछ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद इन ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर, द चार्ज डेंसिटी रो आर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो हमें इसमें तीन क्वेश्चन गिवन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू आर इज, एट आर इज इक्वल टू आर, देखो ये कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की रेडियस आर है, कैपिटल आर है, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है बच्चों। यार इस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस बनाओ, अगर बाहर जो भी होगा मेरा वही तो सरफेस पे होगा। बाहर कैसे लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो भी स्मॉल आर लेते हैं अगर वगैरह लेते हैं, तो जो भी सरफेस पे लेंगे तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लेंगे इसकी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, के इंटू जेड ई, या फिर अपॉन 4π∈0 आर स्क्वायर बोल के इसको 4π∈0 इंटू आर स्क्वायर, जेड ई अपॉन 4π∈0 आर स्क्वायर। अच्छा इसमें ऑप्शन दिया इंडिपेंडेंट ऑफ, ये जेड ई क्यों लिख रहा हूँ, लीनियरली डिपेंडेंट है। देखो कैसे, डी रो आर की वैल्यू हमारी डी है, कहां से कहां तक बच्चों, 0 टू ए, फिर ए टू आर हमारा डिक्रीज हो रहा है, कौन, ग्राफ से देखने पे, ग्राफ बनाएंगे हम, लेकिन अब एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं तो मैंने नहीं बनवाया। देखो किसी बाहर पॉइंट पे हम निकालते हैं तो इसमें कैसे वेरी हो रहा है कैसे वेरी नहीं हो रहा, अगर हमें टोटल चार्ज इसका गिवन है तो हमें वही तो लिखना होता है, क्यों इनक्लोज लिखना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कि इस सरफेस के गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसके अंदर कितना चार्ज है इनक्लोज है, और अगर सरफेस पे निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू आर रखेंगे, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं करने वाले। तो मैं पहले ग्राफ नहीं बना, इसलिए नहीं बनाया बच्चों। देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए आया ना ऑप्शन, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बच्चों कहां मेरे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है। अब देखो आगे और क्वेश्चन, आगे थोड़ा इंटरेस्ट, और ऐसे क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं बच्चों,
एक क्वेश्चन और भी आया था, बताऊंगा मैं। फॉर, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। अब कुछ ऐसे मेरा डायग्राम गिवन है मुझे, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस आर है। ए डिस्टेंस तक चार्ज डेंसिटी है बच्चों रो कांस्टेंट है, सॉरी डी है, चार्ज डेंसिटी में गिवन है डी है लेकिन कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही ए से निकलेंगे आर डिस्टेंस तक लीनियरली है या फिर कैसे, हाँ लीनियरली डिक्रीज हो रही है बच्चों आर डिस्टेंस तक। यार ये स्ट्रेट लाइन है ना, ध्यान रखना, ठीक है, जैसा भी है समझ गया। फॉर ए इज इक्वल टू 0 द वैल्यू डी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो एज शोन इन द फिगर। अच्छा, ए इज इक्वल टू जैसे 0 करेंगे हम बच्चों, ए इज इक्वल टू 0 करेंगे तब ये ग्राफ कैसे आएगा मेरा, पहले वो देखो। क्यों ए इज इक्वल टू 0 भी करना आएगा में इसमें। अगर ये ए इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये ग्राफ मेरा यहाँ आएगा कुछ, ये डी, और ए इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आर, ठीक है बच्चों, ग्राफ ऐसा आएगा। ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, इसमें मिस हो जाएगी। क्यों, ए इज इक्वल टू 0 करिए, ये पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे ना तो ये वैल्यू तो हमें नहीं मिलेगी ना, ओनली वैल्यू कौन सी मिलेगी, ये स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है, क्यों हमें यहाँ पे रो लिखना पड़ा, रो और आर। रो कैसे लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है तो रो कैसे लिखेंगे, रो बाई डी आर बाई आर इज इक्वल टू 1। सो रो बाई डी प्लस कैपिटल आर बाई आर ना, नहीं स्मॉल आर बाई आर इज इक्वल टू 1। सो रो इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू डी। ये रो का वेरिएशन है बच्चों किसमें, इसमें। सो आगे पूछा क्या, ये जो वैल्यू डी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो एज शोन इन द फिगर। अच्छा, रो की मैक्सिमम वैल्यू में फाइंड करनी है बच्चों। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि चार्ज को कैलकुलेट करना है, सॉरी डी को कैलकुलेट करना है ना। देखिए फॉर ए इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ डी, हमें यहाँ से डी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, देखो स्फीयर का टोटल चार्ज हमें गिवन है 0 से r रेडियस में, ये बच्चों क्या हो रही है मेरा, ये 0 से r तक हमारा ये वेरिएशन है किसका, रो का। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये बच्चों कोई स्फीयर है, इसका टोटल चार्ज हमें गिवन है कितना है, ZE। अब इसके कारण ये वेरिएशन है, इसके कारण अगर हम चार्ज निकाल लें 0 टू r तो उतना ही तो चार्ज है, इसके इक्वेट कर देंगे तो हमारी DE आ जाएगी। DE क्या, सॉरी D की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहां से r डिस्टेंस पे जाएंगे, एक कट करेंगे स्फेरिकल शेल को, और फिर एक dr डिस्टेंस पे जाएंगे एक स्फेरिकल शेल को और कट करेंगे। ये r है और ये dr है, यहाँ पे चार्ज कितना होगा बच्चों, dq। तो इस dq को लिखेंगे कैसे, अब हम इस dq को लिखने का तरीका क्या है हमारा, रो कितना है यहाँ पे, d इंटू 1 माइनस r बाई आर इंटू इसका वॉल्यूम, रो इंटू डी तो लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। सो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट कहां से कहां, अगर टोटल चार्ज क्यों चाहिए बच्चों, टोटल चार्ज है कितना हमारा Z, 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर। सो ZE इज इक्वल टू, मैं कॉन्स्टेंट को बाहर लेके आ रहा हूँ तो 4 पाई डी मेरा बाहर आ गया, 4 पाई डी अगर बाहर आ गया तो 0 टू आर, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ आर स्क्वायर इंटू डी आर का, आर क्यूब अपॉन 3 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर है तो आर की पावर 4 अपॉन 4 आर, 0 टू कैपिटल आर। सो ZE इज इक्वल टू 4 पाई डी, या फिर डी लिख दूं और तो क्या है, डी इज इक्वल टू, एक बार चलो कैलकुलेशन करते हैं। ZE इज इक्वल टू 4 पाई डी 12, कैपिटल आर को पुट करोगे यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ सीधा, ये कैपिटल आर क्यूब और ये भी कैपिटल आर क्यूब, क्यों एक आर से एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 12 4 माइनस 3 आर क्यूब, तो ये बचा मेरा 3। तो देखो डी इज इक्वल टू कितना होगा, 3ZE अपॉन पाई डी आर क्यूब। ये तो समझ में आया ना, डी इज इक्वल टू 3ZE अपॉन पाई डी आर क्यूब। ऑप्शन कौन सा, 3ZE अपॉन पाई आर क्यूब, ऑप्शन ए। अब देखो बच्चों इसका थर्ड इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू द फाइनली डिपेंड ऑन आर, दिस इंप्लाइज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों आर पे डिपेंड कर रही है, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू कुछ आर पे ऐसे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या है, चलो वो भी देखते हैं। एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना मुझे,
इसका थर्ड नंबर अब एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होता है हमारा, जिसकी चार्ज डेंसिटी होती है रो, और इस पे चार्ज मान लेता हूँ क्यू। तो किसी इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी हमारी, ए इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, या फिर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड देखते हैं तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अगर होगा, कुछ और होती है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे वेरी कर रही है इस न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे, हाँ इसमें चार्ज डेंसिटी है वो 1 माइनस आर अपॉन डी, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन रिजल्ट है वो यूनिफॉर्म जैसा ही आ रहा है। मतलब रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें रो कॉन्स्टेंट रहता है बच्चों हर पॉइंट पे। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर मास पे, या फिर इक्वल वॉल्यूम में इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉन यूनिफॉर्म इक्वल मास में नॉन चार्ज का, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, और हमें क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू आर बाई 2, ए इज इक्वल टू आर, ए इज इक्वल टू 2r बाई 3। पहले हमारा कॉन्स्टेंट था ए तक, अब आर तक भी क्या रहने वाला है बच्चों, कॉन्स्टेंट रहने वाला है, कुछ ऐसे। ये ग्राफ नहीं आने वाला, ए इज इक्वल टू आर तक अब कैसे रहेगा मेरा, ए इज इक्वल टू आर। यूनिफॉर्म क्या रहेगी, हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन रिजल्ट है वो मेरा यूनिफॉर्म जैसा ही आ रहा है। तो इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, यूनिफॉर्म की तरह, है ना। समझ गए होंगे ये बात आप। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, एक जो अच्छा क्वेश्चन भी है वैसे। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज ए चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विद ए चार्ज डेंसिटी रो के r अपॉन a। तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है और चार्ज बच्चों क्या q है, और चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू के r अपॉन a। देखो ये कुछ ऐसे गिवन है, सॉलिड स्फीयर है, सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे जाएंगे तब इसकी चार्ज डेंसिटी है रो इज इक्वल टू के r पावर a। इस पे चार्ज टोटल है q और रेडियस है बच्चों कैपिटल R, where k and r the constant and r is the distance from its center if the electric field at r is equal to r by 2 पे is 1 by 8 times that r is equal to r। मतलब r is equal to r by 2 upon electric field at r is equal to r डिवाइड करेंगे तो 1 by 8 आंसर आएगा हमारा। तो चलो देखते हैं, तो हमें चाहिए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इस a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों। देखो पहले इस पे चार्ज निकाल लेते हैं, कितना होगा, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपन आर स्क्वायर होती है ना। चलो आर डिस्टेंस पे जाएंगे, एक कट लगाएंगे, और फिर डी आर डिस्टेंस पे जाएंगे, एक कट और लगाएंगे। इसका चार्ज डी क्यू, तो यहाँ पे डी क्यू वैल्यू फाइंड करो बच्चों, यहाँ कर दे रहा हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू के आर ए रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बार बार बता चुका हूं मैं, इंटू डी आर। तो यहां से देखो कितना है मेरा ये चार्ज, 4 पाई के मैं बाहर ले रहा हूं, 4 पाई के आर टू द पावर ए प्लस 2, आर टू द पावर ए प्लस 2, ये है बच्चों चार्ज डी क्यू। लेकिन हमें यह इंटीग्रेट कहां से करना है, 0 टू आर के बीच में हमें चार्ज चाहिए, हमें तो स्मॉल चार्ज नहीं बच्चों कैपिटल चार्ज चाहिए। लेकिन मैं इसके लिए इंटीग्रेट करता हूँ, लिमिट बाद में पुट करूंगा, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। एक बार स्मॉल आर में चार्ज को रहने दे रहा हूँ ना। सो क्यू नेट कितना होगा मेरा 4 पाई के, इसका इंटीग्रेशन, ये डी आर भी है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा आर ए प्लस 3 अपॉन ए प्लस 3, ये बच्चों इसका टोटल चार्ज होगा। लेकिन वैल्यू पुट कर सकते हो आप 0 टू आर, लेकिन बार बार वापिस आपको r इज इक्वल टू r बाई 2 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, r इज इक्वल टू r पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम r इज इक्वल टू एक बार r बाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करेंगे, और एक r इज इक्वल टू कैपिटल R पे, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखो कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एक गॉसियन सरफेस कट करते थे हम, इस गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती थी हमारी, a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स लिखते थे ये, तो ए इज इक्वल टू कितना, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू रखो 4 पाई के, 4 पाई के आर की पावर ए प्लस 3 अपॉन ए प्लस 3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बच्चों, ये आर की पावर ए प्लस 3 और आर स्क्वायर ऊपर है, सो 4 पाई के आर टू द पावर ए प्लस 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस थ्री, ए प्लस थ्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एक बार, E इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आर बाई टू पे डायरेक्ट पुट करते हैं हम। कॉन्स्टेंट को बाहर लेके आओ, 4 पाई के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस थ्री। इसका इंटीग्रेट करेंगे आर की पावर ए प्लस वन का। इंटीग्रेट क्यों करेंगे, आर इज इक्वल टू आर बाई टू भी रखेंगे, इंटीग्रेट तो हम चार्ज को पहले से क्यों इनक्लोज तो हमारा यही है, इंटीग्रेट तो पहले हम कर चुके हैं इसको, है ना। आर इज इक्वल टू कितना रखेंगे, आर बाई टू, आर बाई टू जीरो रखेंगे तो माइनस का जीरो ही वैसे ही होने वाला है ना, आर बाई टू एक पावर प्लस का वन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज 1/8। हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। इसके लिए देखो 4 पाई के, मैं ये पहले कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि अब कैंसिल हो जाएगा अपने आप, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस थ्री और आर की जगह कैपिटल आर, सो आर की पावर ए प्लस वन इज इक्वल टू 1/8। ये कैंसिल टर्म आर अपॉन ए प्लस वन है तो ये बच गया बच्चों मेरा 1/2 पावर ए प्लस वन आर कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1/8। तो इसको लिख सकता हूँ बच्चों 1/2 की क्यूब, 1/8 को 1/2 की क्यूब लिख सकता हूँ। ए प्लस वन को कंपेयर करो तो ए प्लस वन इज इक्वल टू 3, सो ए इज इक्वल टू कितना है 2। आप यहाँ से भी लिमिट पुट कर सकते थे बच्चों, कैपिटल 0 टू कैपिटल आर की, कैपिटल आर, लेकिन आर एक बार आपको आर बाई टू रखना पड़ता और एक बार आर है वो कैपिटल आर रखना पड़ता, बार बार रखना पड़ता, इससे अच्छा है थोड़ा टाइम बचाए। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन है बच्चों। ए स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज सिस्टम इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन, 2006 में है क्वेश्चन है, गिवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, जब आर हमारा लेस देन आर नॉट हो और इक्वल आर नॉट हो। तो हमें पता है बच्चों सिमेट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और स्फेरिकल सिमेट्रिक है, स्फेरिकल सेल पे जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा आर इज इक्वल टू आर नॉट पे, वही पोटेंशियल आर नॉट से कम वैल्यू पे भी होगा। तो फर्स्ट में ये गिवन है phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ग्रेटर देन आर नॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी बात सही है बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सेंटर से आर तक की रेडियस लेते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है हमारा, बाहर पॉइंट पे निकालते हैं तो ऐसा मानते हैं कि सेल का जो भी चार्ज है वो सेंटर पे ही कंसेंट्रेट हो, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ग्रेटर देन आर नॉट से इसकी रेडियस से बड़ी होनी चाहिए बच्चों। इसके लिए मैं विद इन आर इज इक्वल टू आर नॉट द टोटल इंक्लूड नेट चार्ज इज क्यू, बिल्कुल आर इज इक्वल टू आर नॉट पे हमारा टोटल चार्ज, तो 2 आर नॉट में तो टोटल चार्ज क्यू इंक्लोज ही होगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, बिल्कुल है बच्चों। डिसकंटिन्यूअस क्यों है, देखो ये हमारा कोई स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ बनाएंगे, अंदर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 और यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर ऐसे, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है बच्चों, देखो एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है, तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। चार्ज इज ओनली प्रेजेंट एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, हाँ आर इज इक्वल टू आर नॉट पे ये सेल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 फॉर आर लेस देन आर नॉट, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है बच्चों इनसाइड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है बच्चों म्यूचुअल बिटवीन इंटरेक्शन बीच में टू चार्जेस, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, ये चार्ज है, इसके कारण खुद के कारण तो मुझे पता है सेल्फ एनर्जी होगी, लेकिन इसके अंदर कहाँ होगी बच्चों, है ना। अगर कोई अंदर चार्ज ही नहीं है तो इनके बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी नहीं है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज क्यों रखा है बच्चों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसने ऐसा बोला है, और यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू, और यहाँ पे एक्स चार्ज का रखा है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो, 6 चार्जेस आर प्लेस्ड अराउंड ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ एज शोन इन द फिगर, वन है चार्ज एक्स, ये चार्ज कोई एक्स है बच्चों, है ना, और चार्जेस 5 चार्जेस है वो प्लस क्यू रखे हुए, ये इस चार्जेस को हम वेरी करवाएंगे, तब इस सिस्टम के कारण क्या रहने वाला हमें वो बताना है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच चार्जेस टू द नियरेस्ट हेक्सागन साइड
passes through the center and it's bisected by the side। ये इस साइड को बाइसेक्ट भी कर रही है ना, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, हो सकता है इक्वल नहीं बना, लेकिन आप मान सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हेन x इज इक्वल टू q द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट सेंटर O इज 0। जब x का मैग्नीट्यूड मैं q लेता हूं बच्चों, q लेता हूं तब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब इस प्लस q के कारण, ये भी प्लस q है बच्चों, इस प्लस q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन इस प्लस q के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में। इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल लेंथ है, कैंसिल कर देगी। इस प्लस q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी उतनी ही, ये माइनस q नहीं है बच्चों ना, ये माइनस q नहीं है ना, इस प्लस q के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इन दोनों के कारण कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही कुछ इन दोनों के कारण कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस q द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज कितना होगा क्या? अगर मैं माइनस q लेता हूँ तब चलो करवा देता हूँ ये, लेकिन इन चारों चार्जेस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्यों? इस प्लस q के कारण इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस प्लस q के कारण अवे फ्रॉम द पॉइंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, कुछ ऐसा ही लफड़ा इसमें। लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे, और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे। तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और डिस्टेंस हमें गिवन कितनी है इसमें? a गिवन है ना, अराउंड a रेगुलर हेक्सागोन साइड हैज साइड लेंथ एज शोन इन द फिगर। यार a ही गिवन है शायद, है ना, a गिवन है, a। यहां से देखो बच्चों, ये a/2 है और ये डिस्टेंस भी कितनी है हमारी, तीनों 60 डिग्री के एंगल है, तो ये भी a, यहां से यहां कितनी है, a/2, और ये भी a/2, ये a है। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, a/2 अपॉन हाइपोटेनियस a 1/2, एंगल कितना होगा मेरे, 30 डिग्री, 30 डिग्री। a का cos 30 उतना ही ये है, cos 30 कितना, √3/2, तो ये है बच्चों √3a/2, और ये भी है √3a/2, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है बच्चों जहां पे परपेंडिकुलर में इस लाइन को, तो √3a/2 √3a/2, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, √3a। यहां से यहां डिस्टेंस है बच्चों √3a, ये भी डिस्टेंस √3a ही है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नीचे, इसके कारण भी डायरेक्शन नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो यहां से बस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, k 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, √3a तो 3a स्क्वायर, सो q अपॉन 4πε0 अपॉन 12 कर दूं क्या यहाँ पे, 12a स्क्वायर। उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड और करनी पड़ेगी, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, चलो E नेट, सो q अपॉन 6πε0 r स्क्वायर, 6πε0 r स्क्वायर क्या, a स्क्वायर। इसमें कितने गिवन है, q अपॉन 6πε0 a स्क्वायर। कि व्हेन x इज इक्वल टू प्लस का 2q द पोटेंशियल एट O इज, पोटेंशियल बताना है बच्चों, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। यह डिस्टेंस हमें पता चल गया √3a है, अब x की जगह रखा क्या इसने, प्लस 2q, तो हमें पोटेंशियल बताना बच्चों पॉइंट ए पे, x इज इक्वल टू प्लस का 2q। तो पोटेंशियल तो बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव होगा। ये भी डिस्टेंस √3a, लेकिन टोटल चार्ज कितने हैं, 2q 3q 4q 5q 6q 7q, तो पोटेंशियल कितना आएगा यहाँ पे, 7q अपॉन 6, डिस्टेंस कितने में, 4πε0 इंटू √3a, 7q अपॉन 4πε0 इंटू √3। अगर चार्ज 2q है तो बच्चों ना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस का 3q द पोटेंशियल एट O इज -3q अपॉन 4√3ε0 है। ये तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो यार, अगर यहाँ पे माइनस का 3q रखते हैं, टोटल चार्ज कितना होगा मेरे यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, हर डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है, सेम डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है, ये माइनस का 3q है, 1 2 3, इन तीनों के कारण तो ये खत्म कर देगा पोटेंशियल। क्यों, इन तीनों के कारण पॉजिटिव आएगा, 3q अपॉन इतने डिस्टेंस,
इसके कारण -3q अपॉन उतनी डिस्टेंस, तो पॉजिटिव पोटेंशियल बचेगा 2q अपॉन ये डिस्टेंस 4πε0√3 है। तो इसमें ये नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब देखो अच्छे क्वेश्चन और है हमारे। मैच कॉलम को मैच करना है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, मैच द कॉलम वाला है ना, मैचिंग लिस्ट टाइप है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड एट ए पॉइंट 00d, जेड एक्सिस के अलोंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे बच्चों ना। जनरेट ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिपेंडेंस ऑफ E on D is found to be different for different charge distribution. List first contain different relation between E and D. देखो E का डिपेंडेंसी कैसे होगा, अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हमें इस पॉइंट पे देखना है कैसे होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था बच्चों यार, किस ईयर में आया है मेरा, 2018 में आया है ना। लिस्ट सेकंड डिस्क्राइब डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता है बताएगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इसके साथ कैसा रहेगा। Along with their location, match the function in list first with the related charge distribution in list second. अब देखो ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं देखो एक पॉइंट चार्ज की वजह से, पहला क्या है हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से गिवन है। ये हमारा बच्चों कोई ओरिजिन है, यहाँ से 00d डिस्टेंस, 00d डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज में पॉइंट चार्ज कर रखता हूँ, फर्स्ट में देखो लिस्ट सेकंड में ये पॉइंट चार्ज क्यू एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे अगर चार्ज रखा है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस डी के साथ कैसे वेरी करेगी, हमें लिस्ट फर्स्ट से मैच करना है बच्चों। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ये तो इजी हो गया थोड़ा। ई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या बोला है, आर इज इक्वल टू 1 है क्या, आर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर है वो पी क्यू आर, लिस्ट फर्स्ट में आर नंबर पे आ रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, लेकिन लिस्ट सेकंड में फर्स्ट है, आर है वो मेरा फर्स्ट में मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में देखो तो आर फर्स्ट में भी मैच कर रहा है, बी में भी फर्स्ट में मैच कर रहा है, सी में भी 1 और 2, अच्छा बी में 1 और 4 को भी मैच कर। हम देखेंगे बच्चों 4 के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या वो इसी तरह से ही डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, चलो वो भी देखेंगे। लेकिन चारों ऑप्शन में R 1 1 है, तो बच्चों आगे चेक करना पड़ेगा, है ना। आगे चेक करते हैं। ए स्मॉल डाइपोल विद पॉइंट चार्ज Q 00L एंड -Q 00 -L, 2L डिस्टेंस है वो, लेस देन D है बच्चों। इस D से वो स्मॉल डाइपोल है ना, इस D के कंपेयर में बहुत स्मॉल है। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए बच्चों। यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है जिसका कोऑर्डिनेट 00L, यहाँ पे कोई -Q चार्ज रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है 00L। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे, क्यों नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और डाइपोल के एक्सिस पे ये पॉइंट है, एक्सिस पे पॉइंट तो आपको पता है यार, KP अपॉन RQ, RQ कहाँ से लेते हैं, डिस्टेंस सेंटर से, डिस्टेंस कितनी हमारी D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू P अपॉन 2 KP अपॉन लेते हैं, 2 KP अपॉन लेते हैं ना, 2 KP अपॉन D क्यूब, लेकिन यार कांस्टेंट का तो हमें कोई मतलब नहीं है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D क्यूब। तो ये D क्यूब वाला कौन सा है, देखो ऑप्शन देखो, S है वो हमारा 2 के साथ मिलना चाहिए बच्चों, है ना, S है वो मेरा 2 के साथ मिलना चाहिए। ऑप्शन ए में देखो S है मेरा 2 के साथ मिल रहा है, ऑप्शन बी भी S भी 2 के साथ मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन सी और डी तो वैसे भी हम कैंसिल कर देंगे बच्चों, कैलकुलेट ही नहीं करेंगे इसको आगे, क्यों, S है वो मेरा 4 के साथ मिल रहा है, S है वो मेरा 5 के साथ मिल रहा है, तो ऑप्शन सी और डी अब के बाद देखे भी नहीं। अब देखो थर्ड में क्या दिया, एन इनफिनिट लाइन चार्ज कोइंसिडेंट विद एक्सिस विद यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये मान लेता हूं एक्सिस है, ये डाइपोल, अब डाइपोल के कारण तुमने निकाल ही लिया। ये एक्सिस मान लेता हूं, इनफिनिट वायर बच्चों यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनिट वायर की वजह से जानते हो यार, इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r या फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ई 1/d के प्रोपोर्शनल है, इसमें 1/d के प्रोपोर्शनल है। ये तो समझ में आया ना आपके, आ कैसे रहा ये, हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए प्रोपोर्शनल टू 1/d है, तो 1/d वाला कौन सा क्यू है हमारा 3 के साथ मैच करना चाहिए बच्चों। अब इसमें देखो सेकंड में, सॉरी ऑप्शन ए में क्यू 3 के साथ मैच कर रहा है, बी भी हमारा क्यू 3 के साथ मैच कर रहा है, तो आगे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, है ना। ये तो समझ में आया ना आपके, इनफिनिट वायर है वो तो अलोंग एक्सिस है, और हमें पता है इनफिनिट वायर से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो आगे फोर्थ में क्या बोला, टू इनफिनिट वायर्स कैरिंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द वन अलोंग y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू l, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। एक तो 0 0 l मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, एक वायर मेरा यहाँ पे पड़ा है बच्चों, इनफिनिट वायर है और इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों 0 0 l, ठीक है। और हैज ए चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड दैट वन अलोंग y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू माइनस का l, हैज चार्ज डेंसिटी माइनस का लैम्डा। एक चार्ज बच्चों इनफिनिट वायर है मेरा यहाँ पे पड़ा है 0 0 माइनस का l, और इसकी चार्ज डेंसिटी है बच्चों प्लस लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा। अब ये मत समझना, अब ये भी इनफिनिट वायर नहीं है बच्चों, यहाँ पे इनफिनिट वायर नहीं है। अब देखो इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो टोटल डी है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी यहाँ से यहाँ, डी माइनस का एल, लेकिन यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, डी प्लस का एल, ठीक। इस वायर से डी माइनस एल और इस वायर से डी प्लस एल, ठीक है सर। अब देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी होगी, मैं वायर फर्स्ट मान रहा हूँ, ये वायर मैं सेकंड मान रहा हूँ। इस फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये डिस्टेंस डी माइनस एल, डी माइनस का एल, और अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, माइनस है तो टुवर्ड्स द लाइन चार्ज, अगर नेगेटिव है यार, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज ही तो होती है हमारी नेगेटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस एल, डी प्लस एल। देखो सिंगल चार्ज था तब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा था, 1/d के साथ, है ना। देख जैसे डबल लाइन चार्ज लेके आ गए तब हमारे क्या होगा, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बड़ी होगी, ये डिस्टेंस स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बड़ी होगी, पॉजिटिव वाले का ऊपर की ओर बड़ी होगी, इसमें से ये माइनस करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ ई नेट, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ई नेट माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस एल, मैं यहाँ से ये रफ कर दे रहा हूँ बच्चों, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन आ गया, 1/d माइनस का एल माइनस का 1/d प्लस का एल, सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एल, ए माइनस बी और ए प्लस बी, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर कितना होगा बच्चों, डी प्लस का एल माइनस डी प्लस का एल, सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी से डी कैंसिल 2l अपॉन डी स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों इसको, डी माइनस एल स्क्वायर को, क्यों देखो अजम्पशन दिखाई दे रहा है 2l है मेरा, वो बहुत बहुत बड़ा है बच्चों, किससे, सॉरी 2l है वो वेरी स्मॉल है बच्चों, किससे, डी से, है ना। तो एल स्क्वायर भी मेरा क्या होगा, डी से वेरी स्मॉल होगा, 2l भी स्मॉल है, एल तो वैसे भी स्मॉल होने वाला है ना, तो 2l अपॉन डी स्क्वायर, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है हमारा, 1/d स्क्वायर के साथ। अब देखो मैच करो 1/d स्क्वायर के साथ, मतलब फोर्थ का आर का फोर्थ के साथ होना चाहिए बच्चों, है ना, आर का फोर्थ के साथ होना चाहिए हमारा, आर का फोर्थ के साथ। ऑप्शन बी देखो बच्चों, ऑप्शन ए में आर का ओनली 1 के साथ है, लेकिन आर का अब इसमें फोर्थ के साथ भी होगा, क्यों 1 के साथ पॉइंट चार्ज के कारण भी 1/d स्क्वायर आया था, और 2 इनफिनिट वायर चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, वायर है, इनके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन 1/d स्क्वायर है। तो आर के लिए एक तो 1 होगा और एक 4 होगा। अब देखो वो तो 5 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब बता देता हूँ मैं, इनफिनिट प्लेन चार्ज कंसिडर
कंसिडर्ड विद द एक्स वाई प्लेन विद यूनिफॉर्म सरफेस। अच्छा, इनफाइनाइट प्लेन है यार, जब तक कंडक्टिंग नहीं दे हम नॉन कंडक्टिंग मानते हैं ना। इनफाइनाइट प्लेन के लिए कहीं भी कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो ये आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डी आएगी बच्चों। ये कहाँ रखा है पॉइंट, कहाँ नहीं रखा, उससे कोई मतलब नहीं है ना। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब पी है वो 5 के साथ मैच करेगी। ऑप्शन बी में देख लो बच्चों, पी 5 के साथ मैच कर रहा है ना, सभी में पी 5 के साथ मैच ही कर रहा होगा। अच्छा, वैसे ऑप्शन डी है मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमारा ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो सकता था, और इसमें ऑप्शन बी हमारा क्या करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखो, 4 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, Q4 ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों ना, Q1, Q2, Q3 और Q4 का, -2a, -a + a 2a। आप इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कीजिए बच्चों। माइनस का 2a है, ये a है, ये 0 है, ये a है, और ये बच्चों क्या है 2a है। यहां से कोई पॉइंट है d, 0, 0, b, 0, b, जिसपे चार्ज है बच्चों q। अब देखो क्या क्या बोला इसमें, ए पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस, ये y एक्सिस लिया, ये x एक्सिस, एट ए डिस्टेंस b ग्रेटर देन 0 फॉर ऑप्शन ऑफ द साइन। अच्छा, फॉर ऑप्शन ऑफ फॉर द साइन ऑफ द दीज चार्जेस आर गिवन इन लिस्ट फर्स्ट। लिस्ट फर्स्ट में चारों चार्जेस के हमें साइन बताए गए हैं, कैसे कैसे लेने हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज q इज गिवन इन द लिस्ट सेकंड। सेकंड लिस्ट में इन चार्जेस की वजह से यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को गिवन है, पॉजिटिव एक्स में होगी कि नेगेटिव वाई में होगी या फिर कैसे होगी। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, P का 1 के साथ होगा, Q का 2 के साथ होगा, हमें ये चेक करना है ना। तो देखो बच्चों, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, चार्ज है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे, Q1, Q2, Q3, Q4 ऑल पॉजिटिव है। अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, जाहिर सी बात है यार वाई डायरेक्शन में होगी, लेकिन कैसी होगी चलो बता देता हूं मैं। इसके कारण फोर्स F1 Q1 के कारण, इस Q2 के कारण फोर्स F2, और ये वाई एक्सिस है बच्चों। Q3 के कारण बच्चों फोर्स ऐसे आएगा F3, लेकिन F2 और F3 की मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा, क्यों, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, तो ये डिस्टेंस भी सेम। और Q1 और Q4 का बच्चों मैग्नीट्यूड क्या रहेगा मेरा, सेम रहेगा, F4। तो इसको F1 भी लिख सकते हो, F1 को F4 भी लिख सकते हो, 2 और 3 को आपस में 2, 3 कैसे भी कर सकते हो ना। अगर ये एक्सिस है, अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है और ये एंगल बीटा बना रहा है बच्चों, इस F1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ये एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है तो ये भी अल्फा ही बना रहा होगा, और ये भी बीटा ही एंगल बना रहा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बच्चों। टोटल जो भी कंपोनेंट होगा वो बचेगा मेरा वाई डायरेक्शन में, ये तो समझ में आएगा। अब F2 के कारण देखो बच्चों, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, लेकिन F3 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों ना फोर्स का, क्यों है, चार्ज हमारे सभी सेम है। Q2 और Q3 दोनों पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस भी सेम है और ये भी डिस्टेंस भी सेम होगी हमारी, ये डिस्टेंस सेम होगी। दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा ना। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा मेरा, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो देखो बच्चों फर्स्ट का है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, मतलब P का 3 के साथ। अब देखो ऑप्शन देखो, P का 3 के साथ ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो बी और डी तो हमें चेक ही नहीं करना, P का 3 के साथ आ रहा है। अब देखो Q1 एंड Q2 पॉजिटिव एंड Q3 एंड Q4 नेगेटिव। चलो ये देखते हैं हम। मैं ये चार्ज यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ, Q है, B 0, B है ना, 0, B, ये दोनों पॉजिटिव है, Q3 और Q4 नेगेटिव है, ऐसे है ना, Q1 Q2 पॉजिटिव, Q3 एंड Q4 नेगेटिव। Q1 के कारण फोर्स की डायरेक्शन F1 कुछ ऐसे और F2 कुछ ऐसे, इसके कारण ये नेगेटिव है, खुद की ओर होगी, चार्जेस की ओर होगी। तो देखने से ही पता लग रहा है बच्चों, देखने से ही पता लग रहा है F1 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो देखो
अगर ये एंगल अल्फा है ना एक्सिस के साथ, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, F1 का और F4 का। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है बस, है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्योंकि जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी, चार्ज दोनों का सेम है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है। F1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इस F4 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये F3 है बच्चों और ये F4, और F1 का एक कंपोनेंट ऊपर, इस F4 का एक कंपोनेंट नीचे। तो y के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा बच्चों, न तो 3 करेगा न 2 करेगा, ओनली पॉजिटिव x डायरेक्शन में रहेगा। पॉजिटिव x डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, यहाँ से 1, Q1, तो ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में आ रहा है बच्चों, R और S चेक करना है हमें। देखो Q1 Q4 पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, Q2 एंड Q3 नेगेटिव। चलो देखते हैं। जीरो बी, Q1 और Q4 क्या बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव, और Q2 और Q3 नेगेटिव। ये Q2 और Q3 क्या मेरा नेगेटिव। अब इसमें देखो बच्चों, ये दोनों अगर पॉजिटिव है, Q1 के कारण फोर्स F1 कुछ ऐसे आएगा मेरा F1, लेकिन F4 कुछ ऐसे आएगा। इसका नेट F नेट ड्यू टू 2 एंड 4 कुछ ऐसे आएगा ऊपर की ओर, है ना। अब देखो Q2 और Q3 के लिए देखो, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ध्यान रखना, Q1 Q2 Q3 और Q4, किसने भी बोला, मैंने बोला, है ना। Q2 के कारण कुछ ऐसे, और Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ऐसे। क्यों, Q2 और Q3 तो नेगेटिव है। अब यार बार बार बताऊं क्या इसको, तो आज द चार्ज डायरेक्शन होगी, तो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे आएगा बच्चों, F नेट ड्यू टू 2 एंड 3। अब मुझे बताओ फोर्स बड़ा कौन सा, फोर्स होता है क्या हमारा, F इज इक्वल टू KQ/R², जिसका चार्ज तो सभी में सेम है बच्चों, नेट फोर्स जो भी है चार्ज सेम होगा। क्यों, Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज सेम, लेकिन डिस्टेंस का फर्क हो गया। डिस्टेंस का देखो, ये डिस्टेंस बड़ी है तो ये डिस्टेंस बड़ी हो गई, ये डिस्टेंस स्मॉल है बच्चों, तो जो नेट फोर्स होगा मेरा वो माइनस का वाई डायरेक्शन में आएगा। जो भी नेट फोर्स होगा मेरा किस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, वाई डायरेक्शन में। समझ गए ना क्यों आएगा यार, ये डिस्टेंस इतनी है, ये डिस्टेंस इतनी है, तो ये डिस्टेंस बड़ी है, ये डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स बड़ा है। तो Q2 और Q3 के कारण ये डिस्टेंस कम है, तो इसके कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है वो Q1 और Q4 के बजाय रिजल्टेंट फोर्स Q2 और Q3 में आएगा, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगा, तो नेगेटिव वाई कौन सा, 4 में। तो R की वैल्यू आ गई बच्चों मेरी 4 माइनस का वाई, मतलब R की वैल्यू 4। ऑप्शन ए और सी करेक्ट थे हमारे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बच्चों, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। अब ऑप्शन ए करेक्ट ही हो गए, आगे करने की जरूरत नहीं है।